अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेजबान नताशा हसीन। नाज़रीन, मार्केट की बात करते हैं। एक नेगेटिव ट्रेंड देखा जा रहा है वीक के आगाज से, जो कि लास्ट वीक बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक वे में हमने देखा था, इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन, एक ट्रस्ट लेवल। लेकिन इस वीक के आगाज से जो आज एक न्यूज आई IMF के हवाले से कि 17 मई तक जो है वो कोई उनके स्केड्यूल में पाकिस्तान के हवाले से कोई स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से न्यूज नहीं है, विच इज वेरी डीमोरलाइजिंग। हमने देखा कि इन्वेस्टर्स की पार्टिसिपेशन आज लेस है, और मंडे का दिन जो कि एक वीक का आगाज होता है बड़ा ट्रेमेंडस, बड़ा ही एक हम कह सकते हैं कि एंथुसियास्टिक वे में जो है वो होता है। लेकिन आज के दिन इन्वेस्टर्स बड़ा साइडलाइन होते हुए दिखाई दिए। डिस्पाइट ऑफ बाइंग समथिंग, आज थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर विटनेस किया गया, और पूरी मार्केट की जो एक एक्टिविटी थी वो आहिस्ता आहिस्ता करके नेगेटिव होने के बाद एक शाय एक्टिविटी में तब्दील हो गई। अब हमने देखा कि क्लोजिंग आवर्स में, यानी कि मार्केट के नंबर्स जो है वो 41,800 अबव क्लोजर हुआ है। इट मीन्स के 42,000 का लेवल जो लास्ट वीक में एक स्टेबिलिटी की तरफ या फिर कंसोलिडेशन की तरफ जा रहा था, इस वीक के आगाज से वो एक नेगेटिविटी की तरफ चले गया, विच मीन्स के अब ये 41,000 का लेवल ही हमारा सपोर्ट लेवल होगा। आने वाले दिन जो ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के हवाले से, IMF के हवाले से डिसीजन मेकर होंगे या डिसाइड करेंगे कि मार्केट के नंबर्स किस डायरेक्शन में जाएंगे। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे इकोनॉमी के हवाले से, पीसेस के हवाले से बात करेंगे, यानी कि पीस, अमन और अमान की सूरत हाल क्या दिखाई दे रही है पाकिस्तान में। साथ साथ बिजनेस के हवाले से कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अमन और अमान की सूरत हाल, वो आज हम डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के हवाले से बात करेंगे। कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स बिजनेस में आना शुरू हुए हैं, चाहे हम बात करें ENP सेक्टर की, ऑयल के हवाले से, इंटरनेशनली ऑयल प्राइसेस के हवाले से, या फिर उसका इम्पैक्ट लोकल मार्केट के हवाले से, फेड के हवाले से जो एक रेट हाइक का जो एक उन्होंने ट्रेंड है वो सेट कर दिया है कि अब वो पॉज कर दिया है, अब आगे फर्दर इंक्रीज नहीं होगा, तो विच इज वेरी गुड। क्या पॉजिटिव सिग्नल्स आ रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। डिस्पाइट ऑफ दिस IMF न्यूज का तमाम चीजें जो है वो हम आज डिस्कस करेंगे। साथ साथ जो चीजें हमारे पास मौजूद हैं इकोनॉमिक कंडीशन के हवाले से, उसकी फोरकास्ट क्या है, तो आज हम डिस्कस करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल, डॉक्टर अयूब महर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी हैं, उनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अल्ताफ ताहिर साहब, आप हैं तमगा इम्तियाज मिलिट्री के और सीनियर एनालिस्ट भी हैं, एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम। सबसे पहले प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। पीस के हवाले से बात हो रही है, अमन और अमान की सूरत हाल के हवाले से बात हो रही है। मैं डॉक्टर अल्ताफ से पूछना चाहूंगी, डॉक्टर साहब क्या कहेंगे और पीस से क्या मुराद है? साथ साथ जो हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर अमन और अमान की सूरत हाल क्या वाकई को डैमेज करती है, कैसे देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपके ऑडियंस को, आपके सुनने वालों को सलाम पेश करूंगा। सलाम भी इत्मीनान और सलामती की निशानी है। अल्लाह ताला सबको खैर वफियत से रखे और अमन से रखे। देखिए जी, अमन और मईशत बेसिकली एक सिक्का के दो रुख हैं। जहाँ अमन होगा वहाँ मईशत अच्छी होगी, और ये पैरेलल चलते हैं दोनों एक तरफ। और अमन हमेशा अमन होने मेहनत होता है अदल के। जहाँ अदल होगा वहाँ अमन आएगा, अमन लाजमी होगा। बिकॉज ये अगेन कह लें कि जितना ज़्यादा अदल, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा अमन होगा। सेकेंडली, अक्सर लोग अदल की जगह लफ्ज़ इंसाफ इस्तेमाल करते हैं। मैं जहाँ वजाहत करना चाह रहा हूँ कि इंसाफ बेसिकली लफ्ज़ कुरान मजीद में पसंद नहीं फरमाया गया, कहीं भी एक दफ़ा भी लफ्ज़ इंसाफ इस्तेमाल नहीं हुआ, क्योंकि इंसाफ का मतलब ये रहता है निस्फ निस्फ, आधा आधा। तो ये बेसिकली मूसवी इस्लाम की शरीयत थी, यहूदियों की शरीयत थी कि वो उससे माफ़ी गुंजाइश नहीं थी, तो वो अदल का लफ्ज़ और इंसाफ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे। सो वी हैव बेटर वर्ड दैट इज़ अदल। अदल का मतलब ये होता है कि सही चीज़ को सही जगह पर रखना, कीप द राइट प्लेस एट राइट थिंग एंड कीप द राइट पर्सन एट राइट जॉब। तो एक बात बड़ी आम कॉमन लोग इस्तेमाल भी करते हैं लफ्ज़ ये कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का चल जाता है। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो शान है, बड़े आलीशान अली मरतबत हैं, उनने कभी भी अल्लाह ताला अपने ज़ातियात के लिए उस लेवल पे नहीं आ सकता। शान बड़ी बुलंद है, वो हमेशा लोगों को माफ़ करने वाले होते हैं, लोगों को नजर रखते हैं, लिहाजा कुफ्र को वो टॉलरेट कर जाते हैं। लेकिन जुल्म जहाँ पर होगा मखलूक के ऊपर, वो टॉलरेट नहीं होता। लिहाजा जालिम को ज़रूर सज़ा मिलती है और हर तरफ से मिलती है। यही वजह है कि हमारी हिस्ट्री इस्लाम की भरी पड़ी है, कुरान मजीद में भरी पड़ी है कि जहाँ जहाँ जुल्म हुआ वहाँ पिछली उम्मतें सारी की सारी जो है वो
तबाह हुई, दोबारा उनको भुगतने का मौका नहीं मिला। तो हमें यही कहा गया कि इंसाफ करो, अदल करो और लोगों का ख्याल करो, मखलूक का ख्याल करो, ताकि आपका निज़ाम चलता रहे। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो ये मुल्क लिया, ये लिया ही हमने अल्लाह सुब्हानहू के नाम से लिया था और दीन को चलाने के लिए लिया था। तो अब उसी की वजह से हमारी ये यहाँ पर अमन रहा और अमन है, चलता रहा। अभी इंशाअल्लाह ताला अमन होता है। ये कौमों में दिन आते रहते हैं, मुश्किलात आती जाती हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं और कहीं न कहीं कोताहियाँ हो जाती हैं उम्मतों की और कौमों की जो है ना वो जिंदगियों में। तो अब जिस फेज से हम गुजर रहे हैं इंशाअल्लाह बड़ी जल्दी हम ऐसे निकल जाएंगे और बहुत जल्द हमें अल्लाह ताला वो बिकॉज हमें पता है कि जहाँ अमन होता है वहाँ हल होता है, वहाँ तस्कीन होती है। और जब जहाँ सुख का सांस नहीं आता वहाँ बंदा अपना पूरा जो अपना वो एक फोर्स है वो लगा नहीं पाता, पोटेंशियल दे नहीं पाता। तो जब सुख का सांस नहीं आएगा, बंदे को अपनी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो कैसे अपना वो देगा पूरा रिजल्ट। सो जो ही इंशाअल्लाह ताला पूरी कौम को, लोगों को थोड़ा सा स्पेस मिलेगी काम की और अमन की, तो यू विल सी कि मोरल हाई होगा, लोग ऊपर जाएंगे। बड़े फिलोसॉफिक वे में इन्होंने आंसर किया है। मैं डॉक्टर बहर से पूछना चाहूंगी, डॉक्टर साहब आप क्या समझते हैं इकोनॉमिक कंडीशन, खासकर अगर हम बात करें कुछ न्यूज जिसका इम्पैक्ट हमने देखा कि पॉजिटिव सिग्नल्स जैसे मैंने इंट्रो में कहा कि अब आते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक दैट कि अब ये पॉजिटिव सिग्नल्स किस डायरेक्शन में आ रहे हैं? दो चीजें तो आपने क्लियर कर ही दी हैं। अभी डॉक्टर ताहिर साहब ने एक चीज की तरफ इशारा किया कि इकोनॉमी और पीस साथ साथ ही होते हैं। इकोनॉमी का सब्जेक्ट एक ब्रांच है इकोनॉमिक ऑफ पीस एंड सिक्योरिटी। पीस होगा, जितने भी इकोनॉमिक थ्योरीज हैं या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के प्लान हैं वो इम्प्लीमेंट ही इस अजम्पशन पर होते हैं। ये बेसिक एक चीज है कि पीसफुल कंडीशन के अंदर ही चीजें इम्प्लीमेंट हुआ करती हैं, चाहे प्लानिंग हो, डेवलपमेंट हो। दूसरा आपने अभी एक चीज की तरफ इशारा किया जिसका वर्ल्ड सिनेरियो से बहरहाल ताल्लुक है कि पॉज कर दिया गया है 25 बेसिस पॉइंट पे। देखिए हुआ ये था अभी 3 दिन पहले कि 25 बेसिस पॉइंट फेड ने बढ़ाया पहले, उसका रिएक्शन आया, वर्ल्ड वाइड रिएक्शन आया, वर्ल्ड मार्केट पे आया। खुद शायद अमेरिकन फेड ने महसूस किया कि इससे तो डिमिटिंग सूरत हाल कंडीशन हो जाएगी, इन्वेस्टर्स को एतमाद में लेना है, एतमाद जरूरी है। अभी आपने कहा ना कि देखें साइड लाइन रहे हैं इन्वेस्टर्स, सेलिंग प्रेशर, बाइंग प्रेशर तो इंडिकेट करते हैं किसी चीज को, लेकिन साइड लाइन होने का मतलब या एक्टिविटी के कम होने का मतलब है कि वेटिंग वाली कंडीशन पे चले गए। नेगेटिव नहीं है, नेगेटिव पॉजिटिव, जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वेटिंग फॉर द राइट टाइम कि देखते हैं कुछ होने वाला है, देखते हैं इसके बाद डिसीजन लेंगे। इस सूरत हाल में एक न्यूज़ तो ठीक है, ये है कि 25 बेसिस पॉइंट के बाद जब पॉज किया गया तो एक ग्लोबल सिनेरियो में एक पॉजिटिव चेंज एक्सपेक्ट की जा रही है। दूसरा ऑयल प्राइस डिक्लाइन हुई है, ऑयल प्राइस जो बढ़ रही थी वर्ल्ड वाइड, उसमें एक डिक्लाइन आया है, उसका इम्पैक्ट आता है ग्लोबल इकोनॉमी पे आता है। तो डॉक्टर मैं आपको इंटरप्ट करूंगी, लेकिन आज एक और भी न्यूज है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब फर्दर जब सप्लाई कट किया गया है तो उसके वजह से अब मजीद प्राइस हाइक सप्लाई कट किया है। उन इकोनॉमीज ने जो ओपेक रिलेटेड इकोनॉमी थी उन्होंने सप्लाई कट किया है कि अगर डिक्लाइन जो 2-3 साल का लॉस वो बेयर कर चुकी हैं, टॉलरेट कर चुकी हैं, वो चाह रही हैं उसको कंपनसेट करें। लेकिन उसके बाद देखें जो सूरत हाल बन रही है, ऑयल प्राइस को जब हम कहते हैं ना कि बढ़ रही है, कम हो रही है, बढ़ना कम होना एब्सोल्यूट टर्म में कोई इंडिकेटर नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है। द रीजन इज कि जब बढ़ रही होती हैं तो कुछ सेगमेंट फायदे में जा रहे होते हैं, जब कम हो रही होती हैं कुछ सेगमेंट नुकसान में जा रहे होते हैं। पाकिस्तान के लिए जब डिक्लाइन किया था, पाकिस्तान के लिए उस वक्त फायदे की सूरत हाल होती है अगर हमारे पास रिजर्व नहीं है, हमें इम्पोर्ट करना है, पाकिस्तान हम उसको रिलेट कर रहे होते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये होता है कि एक 15 दिन पहले एक लॉ आया था, लेजिस्लेट किया था यूएस इकोनॉमी के लिए IRL के नाम से, कि जहाँ जहाँ यूएस इन्वेस्टमेंट है वो अगर रिलोकेट करेंगे अमेरिका में, अच्छा, तो उनको टैक्स में बहुत सारे इंसेंटिव दिए थे। ये जो डायरेक्शन है ना, आपने कहा कट कर रहे हैं। अब मुझसे पूछा वाइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे ने कि क्या पाकिस्तान पे तो नहीं आना चाहिए इम्पैक्ट। देखिए पाकिस्तान पे अमेरिकन इन्वेस्टमेंट बहुत नेग्लिजिबल है, यहाँ से तो रिलोकेट नहीं हो रही, लेकिन जिन कंट्रीज के पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट है, कतर है, UAE वगैरह है, सऊदी अरब है, ये कंट्रीज तो पाकिस्तान के पार्टनर्स हैं ना, ये तो इफेक्ट होंगे ना इसमें, इनमें तो अमेरिकन इन्वेस्टमेंट है। तो ऑयल प्राइस इसका जो है एक बताया गया कि हम कम कर रहे हैं इसको थोड़ा सा काउंटर करने के लिए। सूरत हाल जो बन रही, जो आज आपका टॉपिक है, अगर उस पर हम आए कि आपके पीस के सिनेरियो में हम बात करें,
دیکھیں بیسیکلی جو ورلڈ وائڈ اکنامک سینیریو بن رہا ہے، دو چیزیں پیرالل چل رہی ہیں. ایک پیرالل چیز چل رہی ہے جو یوکرین اور رشیا کی وار ہے، جو ایک ڈینجرس پوائنٹ کی طرف جا سکتی ہے. دوسرا جو ہے انفارچونیٹلی، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ 2 دن پہلے، 1 دن پہلے ہی جو سینیریو ڈیولپ ہوا ہے، انڈین فورن منسٹر کا جو بیان آیا ہے، ٹوٹلی اگینسٹ دی پیس، ٹوٹلی اگینسٹ دی پیس. نام لے کر کے میں چاہوں گی کہ آپ اس کو بھی تھوڑا سا اینالائز کریں کہ یہ پورا سینیریو پھر ہمارے فورن منسٹر نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ ایک کہ ٹیررزم ختم ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. ان کا پازیٹیو پوائنٹ تھا کہ یہ ہوگی تو یہ سب چیزیں اگر ناانصافیاں ہوں گی، ابھی آپ نے ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، تو ٹیررزم کو کریٹ کریں گی. اس کے جواب میں ان کا جو آپ دیکھیں پنچ پوائنٹ کیا تھا، جس جو میں سمجھتا ہوں بلنڈر کیا، بے وقوفی کی انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں، ان کا اللہ تعالیٰ بھی غلطیاں کروا، انہوں نے غلطی بہت بڑا بلنڈر کیا. انہوں نے بجائے اس کے کہ پاکستان کے فورن منسٹر کی باتوں کا جواب دیتے، ان کا ٹوٹل فوکس جو تھا جو وہ بار بار بیان کرتے رہے، وہ تھا کہ سی پیک کیوں کر رہے ہیں، یہ سی پیک نہیں ہے. وہ اس کو لیے بلکہ لفظ یوز کر رہے تھے سو کالڈ چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. یہ ورڈ ان کے فارن منسٹر نے یوز کیے. پرابلم یہاں سے آ رہی تھی، ان کو پرابلم یہاں سے آ رہی تھی. اور اس کے لیے ہمارا کیا ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہو رہا ہے، ہمارا فورن ایکسچینج کا ایشو ہے، ہمارا انفلیشن کا بہت بڑا ایشو بن چکا ہے. ہمارے پاس ڈیٹ کی ماؤنٹنگ ہو گئی ہے، اس کا ایک بہت بڑا ڈومیسٹک ڈیٹ بھی، ایکسٹرنل ڈیٹ بھی ایشو ہے. جو 2030 ایک پلان بنایا گیا تھا، پورا جو پلان بنایا تھا، اس میں پلاننگ کمیشن تھا، پرائیویٹ سیکٹر کے فیڈریشن پاکستان چیمبر آف کامرس بھی اس میں کا پارٹ تھی. پورا پلان اس چیز پر ڈیپینڈ کر رہا تھا کہ جو بینیفٹس ہوں گے سی پیک سے کنسٹرکشن کے بعد، ناٹ اونلی ان پاکستان اینڈ چائنا، انٹائر سینٹرل ایشیا، ہمارے یہ سارے ایشوز جو تھے پلاننگ میں اس سے کنیکٹ کیے گئے تھے. بڑا ہی ایشو ایک تو ہم انٹرنل ایشوز کو، اس میٹرز کو ڈسکس کریں کہ ہمارے پاس فائنانسنگ نہیں ہے، ہمارے پاس یہ ایشوز ہے، وہ ایشوز ہے، ہمارے پاس ایکسٹرنل ایشوز بہت ہیں. ہمارے یہ سارے ایشوز جو تھے نا اکانومی کے، جب اگر ہم ریلیٹ کر رہے تھے سی پیک کو، اور نظر آ رہا تھا کہ اس کے بعد چینج تو آنی ہے، تو جو وہ تمام قوتیں جو پاکستان کی مخالف قوتیں ہوں گی، ان کا اور کوئی اس ٹائم کنسرن نہیں بن رہا ہوگا. ان کا ہوگا اس پروجیکٹ کو خراب کیا جائے. ان کے فورن منسٹر نے کسی اور بات کا تو جواب ہی نہیں دیا، وہ تو صرف ایک ہی انہوں نے بولا کہ ایک چیز جو بہت اچھی پنپتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اس کو خراب کیا جائے. یہ ہو گیا تو پھر باقی چیزیں صحیح ہو رہی تھی نا اکانومی. اچھا، اس کے بعد انہوں نے بلنڈر تو کر دیا. وہ یہ انہوں نے شاید ریڈ نہیں کیا تھا کہ صرف پاکستان جواب نہیں دے گا، جواب تو چائنا بھی دے گا پھر، اور چائنا نے جواب بھی دیا. اس کو فیل کرنے کے لیے ہمیں ایکسپیکٹ کرنا چاہیے. کوئی اس میں حیرانگی کی بات نہیں ہے کہ وہ جو سیبوٹیج کر سکتے ہیں وہ کریں گے، انڈرسٹوڈ ہے. کبھی وہ لوکل ایلیمنٹس کو آگے لائیں گے جو کہ وہ نہیں لا سکے. الحمدللہ کوئی ایسی صورتحال ٹیررزم کو پروموٹ کریں گے ریلیجیس کے نام پہ، کبھی لا اینڈ آرڈر کی صورتحال ایتھنک سیکٹرین گراؤنڈز پر. اور سب سے بڑا ان کے پاس ہتھیار یہ آ گیا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ سی پیک کی سکسیس جو ہے، اس کی سکسیس اسٹوری ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ود سینٹرل ایشیا. تو سینٹرل ایشیا میں چائنا پاکستان کا لنک بنتا ہے، کرغزستان تاجکستان بھی اٹیچ ہو جاتے ہیں کاشغر سے. لیکن جو بڑی کنٹریز ہیں، ازبیکستان، ترکمانستان جو ہیں، قازقستان جو ہے، وہ جو ان کے لیے جو شارٹیسٹ وے بنتا ہے، وہ اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ افغانستان میں امن ہو، ورنہ سکسیس نہیں ہوتی. یہ پورا چین بن رہا ہے، پورا ریلیشن بن رہا ہے. ٹو ایڈ سم تھنگ، بلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو پاکستان کی سکسیس، ایک کامیابی کا راز ہوگا. تھوڑا سا گوادر کو بھی میں چاہوں گی کہ آپ کی جو اسٹڈی ہے مائنڈ سائنسز میں، آپ اس کو دیکھتے ہوئے بتائیں سی پیک کے حوالے سے. اور یہ جو بھی پاکستان کا ایک اچھا انیشیٹو، فارن منسٹر خود سے چل کے گئے وداؤٹ اینی ڈر، خوف، فرائٹنگ سچویشن، وہ ہم گئے ریلیکس ہو کے. تو ڈاکٹر صاحب بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا. میں آپ کو ایڈ یہ کروں گا، پہلی بات ہوئی ہے کہ الحمدللہ پاکستان نے انڈیا جیسی اتنی بڑی ڈپلومیٹک فورس کو ایکسپوز کر دیا. یہ ان کے تذبذب کی، ان کی کنفیوژن کی انتہا ہو گئی کہ اتنے بڑے بڑے ڈپلومیٹ ان کے کس لینگویج میں بات کر رہے ہیں، اور یہ ان کو ایکسپوز کر گیا ورلڈ وائڈ. بتا گئے یار یہ تو ان کی بات نہیں کرتے، یہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں. اور ہم کہتے ہیں ہانڈی توڑنا، پڑوسی کی ہانڈی توڑنا. یہ تو پڑوسی کی ہانڈی توڑنا چاہتے ہیں، اپنی بات تو کر نہیں رہے، یہ دوسرے کی بات کر رہے ہیں. جبکہ الحمدللہ یہ بڑا اچھا بات ہوگی، ہماری میچورٹی ہے، ہماری یہ فارن پالیسی کی کہ ہم لوگوں نے ان کو ایکسپوز کیا ہے.
اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم گلوبل ورلڈ میں رہ رہے ہیں، اٹس گلوبل اکانومی، ہم انڈیپینڈنٹ نہیں رہ سکتے ہیں. بالکل. تو جو میں نے کافی کام کیا روڈ بیلٹ انیشیٹو کے اوپر، میں اس کا حصہ بھی رہا، پھر میں نے گوادر میں کمانڈ بھی کیا. اچھا. تو گوادر بیسیکلی جھیل ہے. میں یہ کہتا ہوتا ہوں کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے اتنا خوبصورت یہ اتنا ماحول ہے وہاں پر کہ جو بندہ وہاں پر جاتا ہے وہاں کا ہو کر رہ جاتا ہے. اور وہاں کا جو امن کا جو ماحول تھا وہ کرائم ریٹ 0% تھا میری موجودگی میں بھی، میں نے دیکھا وہاں پر. اور بلکہ حتیٰ کہ مجھے ایک دفعہ یہ ہوا کہ کے اوپر ٹیررسٹ نے اٹیک کیا تو میں بلوچ سردار کو بلایا، میرے پاس آیا، بڑے پیار سے بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ کہنے لگا جی یہ کسی بلوچ کا اٹیک نہیں ہو سکتا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا جی بلوچ کبھی خواتین پہ اٹیک نہیں کرتا. اور کتنی ہائی مورل کی بات ہو رہی ہے. تو ہمارے اپنے لوگ پیار کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، وہ چاہتے ہیں پاکستان ڈیولپ کرے. اور جو بات ہو رہی تھی ہماری گلوبل اکانومی کے طور پہ دیکھا جائے تو ورلڈ وائڈ لوگ کے پاس 4 یارڈ اسٹک ہیں، 4 پیمانے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں امن کے یا اس اکانومی کے وہاں پر کیسا ہے، پھر لوگ اس طرف ڈیولپ کرتے ہیں، موو کرتے ہیں. ہمیں نہ سمجھنا فوکس کرنا چاہیے ان 4 چیزوں کے اوپر. پہلے یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں پولیٹیکل کیاس کتنا ہے، کتنی کنفیوژن ہے. اگر پولیٹیکلی ہم اسٹرانگ ہیں اور ہم ٹھیک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں تو یہ ایک پلس پوائنٹ لوگ لیتے ہیں اس کو پرائرٹی 1 پہ. نمبر 2 پہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ملٹری بیس کیسا ہے ان کا. اگر امن کو رکھنا ہو تو یو ہیو ٹو ہیو اے گن اپنے پڑوسی کو شریف رکھنے کے لیے. تو لوگ دیکھتے ہیں ملٹری مائز کیسی ہے، کس طرح سوچتی ہے، کس طرح جاتی ہے. تو تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہوتا ہے اس ملک کا عدل کا نظام، عدالت کیسے جا رہی ہے، اس میں کتنی قیاس کنفیوژن چل رہی ہے. چوتھا پھر آتا ہے اکانومی میں قیاس کہ لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اپنے لوکل یا پیسے چھپا کے اندر رکھ رہے ہیں. اگر اپنا ملک کا بندہ ٹرسٹ کر رہا ہے ان 3 چیزوں کے اوپر تو پھر وہ نکالے گا پیسے باہر یا گن کے اندر رکھ رہا ہے. تو جب وہ پیسے باہر نکالے گا تو باہر سے آپ کے پاس آئے گا. تو یہ انڈیکیٹر ہیں امن کے جس کے اوپر ہمیں وہ کرنا ہو چاہیے اور اس کو امپروو کرنا چاہیے تاکہ لوگ باہر سے آئیں. اور اکانومسٹ ہمارے سارے بتاتے ہیں بڑے بڑے یہ پرندوں کی طرح ہوتے ہیں، یہ اکیلے اکیلے آتے ہیں، اکیلے اکیلے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں برڈس کی طرح. اور جب آپ کی آواز آتی ہے تو ایک دم سارے اڑ جاتے ہیں. تو یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دم. جو میں ڈاکٹر دوسری بات کی انہیں دانا پانی ڈال کے رکھنا چاہیے، ضروری ہے، لازمی ہے. جی جو بات ہی اور دانا پانی جو آپ نے بڑی ایک ہم کہیں گے ہڈن لفظوں میں جو آپ نے کہہ دی ہے بات، اس طرز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو پاکستان میں ابھی کیا چیزیں موجود ہیں اور کتنا دانا پانی ہم نے ڈالا ہوا ہے. دیکھیں ہم اپنا اوریجنل فیس نہیں دکھا پا رہے دنیا کو. کتنے لوگ ٹیررسٹ ہیں ہمارے ملک میں. دیکھیں ہم جو ہے دیکھیں ہم دین اسلام کے لوگ ہیں، ہم تو قبرستان کو اسلام کہتے ہیں، السلام علیکم و رحمۃ اللہ. مردوں کو بھی اسلام کہتے ہیں. اور پھر خیبر پختونخوا کے دارالخلافہ گورنر ہاؤس میں یہ مشر جو پہنچا ہے، یہ خیبر پختونخوا کی جانب سے ایک امن و بھائی چارہ اسپورٹس واحد وہ گیم ہے جو کہ سکھاتا ہے جیت کا جذبہ بھی اور ہار کو ایکسیپٹ کرنے کا جذبہ بھی سکھاتا ہے. یہ واحد اسپورٹس میں یہ ایک کمال ہے، اس میں یہ خون میں لوگوں کے چلا جاتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے جو صوبے میں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہاں ہے دہشت گردی ہمارے اور علاقوں میں، لیکن انشاءاللہ تعالی میں اولمپک کے پی اولمپک سے، پاکستان اولمپک سے، باقی سپورٹس کے جتنے بھی ہمارے تنظیمیں ہیں یا اور جو ہمارے سپورٹس سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، وہ یہ امن کا پیغام سپورٹس کے ذریعے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ جس طرح آج یہ ماشاء ہمارے ایک بہت ہی ملک اسکواش کا جو پاکستان کا انہوں نے پرچم ہر ملک میں لہرایا، انشاءاللہ تعالی یہ آج لے کر پنجاب جائیں گے، امن کا پیغام لے جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ تعالی اسی طرح یہ بلوچستان جائیں گے. اور ہماری خواہش ہے کہ اسپورٹس ترقی کرے، اور پھر ہماری یہ ذاتی خواہش بھی ہے. میں نے ایک ہفتے پہلے بھی اسپورٹس کی ایک میٹنگ کی تھی اور میں یہ کہا تھا ان کو کہ دیکھیں ہمارے بہت بڑے بڑے نامور کھلاڑی پیدا ہوئے اسکواش میں، آپ دیکھ لیں دنیا پہ ہم راج کر رہے تھے. اسی طرح کرکٹ میں بھی ہم نے نامور کھلاڑی پیدا کیے، باقی بھی گیموں میں ہم نے نامور کھلاڑی پیدا کیے، لیکن ہم اب کیوں
स्क्वाश में पीछे जा रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला ये ओलंपिक, हमारे दीगर एसोसिएशन, ये उसी तरह हमारे चारों सूबे इसी तरह खिलाड़ी पैदा करेंगे कि पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करे और ये सब्ज लाली परचम जो है ये अमन का पैगाम लेकर पूरी दुनिया में घूमे और हम बता सके कि पाकिस्तान जो है इंशाअल्लाह ताला वो अमन भाईचारे का पैगाम देती है। और स्पोर्ट्स के लिए हमारी सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत इस मुश्किल हालात में भी ज्यादा से ज्यादा फंड इनको फराम कर रही है। आम जो गली महलों में कहते हैं, मैं उनको भी फंड फराम करता हूं। और आपके वसादत से हमारे जितने मर्ज एरिया हैं उनके लिए भी हमने स्पोर्ट्स के जितने भी सामान हैं उनको मुहैया कर रहे हैं, ताकि उन इलाकों में भी नौजवानों में, बच्चों में ये पैगाम जाए और एक दूसरे से मिले बैठे खेले। तो इंशाल्लाह आपकी ताउन से और उसमें हम ओलंपिक को एसोसिएशनों को भी इन्वॉल्व करेंगे। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं और पूरे पाकिस्तान के अवाम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि आज ये अमन का पैगाम खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस से कल ये रवाना होगा और हमारे बड़े भाई पंजाब के हदूद में दाखिल होगा और इसी तरह ये जाके बलूचिस्तान में पहुंचेगा। और चारों सूबे इसके लिए हम है के और स्पोर्ट्स की तरक्की के लिए चारों सूबे और वफाकी हुकूमत अपना रोल अदा करती रहेगी। इन हालात में गवर्नर बलूचिस्तान और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान और लोग जो है बलूचिस्तान के वो तैयार हैं नेशनल गेम को कराने में, क्या पैगाम देंगे खासकर पीपल ऑफ बलूचिस्तान? देखिए, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है पूरे पाकिस्तान के लिए कि आज नेशनल गेम जो है वो हमारे बलूचिस्तान में हो रहे हैं। हमारे बलूचिस्तान की हुकूमत, हमारे बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत, हमारे बलूचिस्तान के गवर्नर और अवाम और बिजनेस कम्युनिटी इंशाअल्लाह ताला इस गेम जो बलूचिस्तान में हो रहे हैं उसको न सिर्फ मुकम्मल सपोर्ट करेगी बल्कि हद से ज्यादा प्यार भी इनको देगी। अपनी तरफ से मुबारकबाद का मेरी तरफ से पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद है। और फिर हमारे जो नेशनल गेम ये जो शुरू है इसमें जिन लोगों ने भी काम किया है, ओलंपिक ने, केपी ओलंपिक ने, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूं और पूरे पाकिस्तान के अवाम से इंशाअल्लाह ताला ये अपील करूंगा और खासकर बलूचिस्तान के भाइयों से, अपने बहनों से, हुकूमत से, गवर्नर से कि इनकी मुकम्मल पज़िराई की जाए ताकि ये एक ऐसा पैगाम मेहमान नवाजी का, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पंजाब और सिंध भी मेहमान नवाजी में बहुत मशहूर है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान बहुत मशहूर है। इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान मेहमान नवाजी का भरपूर हक अदा करेगा। बहुत शुक्रिया। गवादर की इम्पोर्टेंस अपनी जगह, गवादर तक, हाँ। लेकिन आगे देखिए ये सिर्फ पोर्ट की बात नहीं है, पूरी कनेक्टिविटी है ना। आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? मैं 2-3 इसमें पॉइंट देखें। पहली, आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं इस पूरे कॉरिडोर के सराउंडिंग में एडजॉइंट इससे 9 इकोनॉमिक जोन स्टेट है, हाँ। उनकी लोकेशन है, उनमें स्पेशलाइजेशन है, कौन सी इंडस्ट्री किस जोन में सूट करेगी। उस 9 में से एक जोन ऐसा है जो गवादर स्पेसिफिक है, बाकी 8 दूसरी लोकेशन पर है। ये जो आप बात कर रही हैं ना 91% और 9%, ये जो गवादर का इकोनॉमिक जोन है वो कहलाता है चाइना स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन। उसमें उस जोन में जो इंडस्ट्री है, हैवी इंडस्ट्री वहां पे आएगी, उस हद तक बात है, उस हद तक बात है कि उसमें भी पाकिस्तान का शेयर है, पाकिस्तानी इंडस्ट्रीज भी होंगी, पाकिस्तान का शेयर भी होगा। बाकी जो है ना वो ओपन है, बाकी 8 जोन है। अच्छा, उसमें जो प्रॉब्लम आ रही है
ایک بہت بڑا لیک آف اویئرنیس ہے، بہت بڑا سی پیک کے متعلق. وہ جو 8 زون ہے، دیکھیں یہ اکانومی ہے نا، لو افیئر تو نہیں ہے نا، اس میں تو جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ ریٹرن بھی لے رہا ہے، بالکل لے گا. وہ 8 زون ہے، اس پہ تو اوپن آفر ہے. صرف پاکستان اور چائنا کے انویسٹر نہیں، اس میں کورینز کے بھی انویسٹمنٹ کی ہے اور کر رہے ہیں، پلاننگ ہے. یو کے کی انویسٹمنٹ بھی ہے، اس میں جاپان کی بھی ایک کمپنی نے ایک پلان کی انویسٹمنٹ کی بھی. بہت سارے ورلڈ وائڈ اوپن ہے. اور یہی تو چیز سمجھانا چاہ رہے تھے ہمارے فارن منسٹر انڈیا کو کہ اس میں کوئی بھی انویسٹ کر سکتا ہے، ہم تو ان کے ساتھ بھی جا سکتے تھے. رائٹ. جس میں انہوں نے، لیکن ایک چیز جو آپ کے گھر میں ہے، آپ کے سارے اس میں 50-50 تو چلتا ہے. نہیں 50 نہیں، آپ 90 لے لیں. ہے نا، میں بتا رہا ہوں 8 زون اوپن ہے. اویئرنیس نہیں ہے. میرا جو انڈسٹریلسٹ ہے، میں ایف پی سی سی میں بھی اس پر ہم نے رپورٹ تیار کی تھی. بیسیکلی دیکھیے پرابلم کیا آ رہی ہے، ایک لیک آف اویئرنیس. ان زونس کے متعلق پوری لوگوں کو بتایا جائے کہ کون سے کس میں کیا اسپیسیفک ہے، کیا فیزیبل ہو سکتا ہے ان کے لیے. دوسرا دیکھیے ایک بہت بڑا مشکل مسئلہ جو ہے انویسٹمنٹ کی جب بات ہوتی ہے نا، کیسے بینیفٹ لے رہے ہیں وہ جو وہاں انویسٹمنٹ کرے گا وہ فائدہ اٹھائے گا. میرا جو انویسٹر ہے نا، میرا انڈسٹریلسٹ جو ہے، اس کا ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں پیس کی بات ہے، سب کے لیے ہوگا پیس، تمام انویسٹرز کے لیے. فزیکل انفراسٹرکچر بنے گا، سب کو فائدہ ہوگا، سب کے لیے ایکول لیول پلیئنگ فیلڈ ہے. میرے انویسٹر کو پرابلم یہ ہے کہ یہ جب وہاں پہ انویسٹ کرتا ہے تو آپ نے ریٹ آف انٹرسٹ کر دیا ہے 21%. اچھا. جو چائنیز انویسٹر آ رہا ہے وہ لے رہا ہے 3.5% پہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے. لیول پلیئنگ فیلڈ انفراسٹرکچر میں ہو جائے گی. یہ ایک بڑا مسئلہ آئے گا کہ ہم اس سے کمپیٹ. 21% بھی ایگزیکٹ 21 نہیں لگے گا، وہ تو زیادہ ہوگا. وہ تو 21 تو ایک بیس ریٹ ہے، اس میں کائبر کیا ہے، لینڈنگ ریٹ کیا ہے، وہ تو آگے کی بات ہے. 24-25 وہ ساری فیسلٹیز ہم کس طرح کمپیٹ کریں گے. ایک اویئرنیس ان کو بتا کے ٹریننگ کی ضرورت ہے، بتانے کی ضرورت ہے کیا فیسلٹیز ہیں. آپ 99% کی بات ہی نہ کریں، آپ 100% لے سکتے ہیں. آپ کمپیٹ کریں نا، مارکیٹ ہے نا، انویسٹ کریں. انویسٹمنٹ میں جو فیسلٹی لینا چاہے. ہمیں ایک بینیفٹ بہرحال ہوگا کہ وہ جو لاجسٹک سروسز ہوتی ہیں اس کے جو سائڈ بینیفٹ ہوتے ہیں وہ تو اینی وے جس جگہ پروجیکٹ ہوتا ہے وہیں کے لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے وہ ہوگا. باقی وہ اپنی انویسٹمنٹ لائیں گے، ریٹرن بھی لیں گے، لیبر بھی لائیں گے، اپنی مشینری بھی لائیں گے، اپنا را مٹیریل بھی لائیں گے. ٹھیک ہے، جو انویسٹمنٹ کر رہا ہے ہم خود آگے آئے ہیں نا، خود آگے آنے کے لیے پالیسیز بنانی ہوں، خود آگے آنے کے لیے خود پالیسی ہمیں اپنے انویسٹر کو کیسے آگے لائیں. یہاں ہمیں پلاننگ کی ضرورت ہے. ہمارے زیادہ انویسٹر آگے آئیں گے، ہمارے ڈومیسٹک انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی، ہمیں بینیفٹ بھی زیادہ مل جائے گا. اچھا، جو پازیٹیو سگنلس کی ہم بات کر رہے ہیں بہت پاکستان کے حوالے سے، IMF کو ڈسکس کر لیتے ہیں. جیسے آج جو ایک نیوز آئی جس کی وجہ سے پوری مارکیٹ تمام چیزیں تھوڑا ہل کر رہ گئی، کیا سمجھتے ہیں اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایک طرف ڈاکٹر صاحب یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ ہمیں خاموشی سے رہنا ہے، ریلیکس ہو کے رہنا ہے، فلیکسیبلٹی کا مظاہرہ کرنا ہے. ایک طرف ہمارے پاس آپشنس بڑے کم ہوتے جا رہے ہیں. دیکھیں ڈاکٹر صاحب نے جو بات بتائی اپنے پیراسائیکولوجی بیسس پر، وہ انہوں نے پیراسائیکولوجی کے بیسس پر بتائی، لیکن میں بینگ اکانومسٹ اس سے 100% ایگری کر رہا ہوں. وہی سینیریو ہے ڈیولپ ہو رہا ہے. دی ریزن از کہ ایک شارٹ ٹائم ہے جس میں کرائسس ہیں. آپ کی اکنامک فنڈامنٹل بہت اسٹرانگ ہے، ابھی بھی اکنامک فنڈامنٹل اسٹرانگ ہیں. یو پرووائڈ کنیکٹیوٹی سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ اینڈ ساؤتھ ایشیا. وہ آپ کی اپنی زمین ہے، وہ کوئی نہیں لے کے جا سکتا. آپ کے پاس لیبر، اسکلڈ لیبر، آپ کے پاس ینگ پاپولیشن، بہت سارے را مٹیریل جو دوسرے یوٹیلائز کرتے ہیں، آپ کے پاس فرٹائل لینڈ، سب چیزیں موجود ہیں. پلاننگ، لیک آف پلاننگ کی وجہ سے پرابلم ہوتی رہی ہے. اکنامک فنڈامنٹل اسٹرانگ ہے، لیکن شارٹ ٹرم میں بہرحال ہمیں نکلنا ہوگا اس کرائسس سے جو ایک لیکوڈیٹی کرائسس آیا ہے، جس کو آپ انفارچونیٹلی ہر کوئی جس کو کہہ رہا ہے کہ بینکرپسی کا تو لفظ بنتے زیادہ سے زیادہ اس کو آپ ڈیفالٹ کہہ سکتے ہیں. ڈیفالٹ کو آپ دیوالیہ نہیں کہتے اس کو اردو میں، اس کو نازآئندہ کہتے ہیں نا. وہ اور چیز ہوتی ہے، وہ دیوالیہ پن نہیں ہوتا، وہ بینکرپسی نہیں ہوتی. آپ ڈیلے پیمنٹ کر رہے، پیمنٹ میں کیش کی شارٹیج سے ڈیلے ہو جانا اور بات ہے، دیوالیہ ہو جانا بالکل اور چیز ہوتی ہے، اس کی کوئی چانس نہیں ہے. When you have doctor on your panel تو پھر آپ کے پاس بالکل صحیح جواب ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں بات جو انجوائے کر رہا تھا وہ یہ کہ ہمارے اکانومسٹ جو ہیں بیسیکلی ویری ہارڈ، لیکن ایک چیز کے اوپر ان کی توجہ ذرا کم ہوتی ہے، بیکاز یہ ان کی سلیبس میں آتی نہیں. وہ یہ جو ہمیں سائیکالوجی سکھاتی ہے کہ تھنک از ڈن، جو آپ سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. اینڈ واٹ ایور یو کین بلیو یو کین اچیو.
अगर आप बिलीव कर रहे हैं किसी चीज के ऊपर तो आप अचीव भी कर लेते हैं उसको। अब आप डिफॉल्ट के ऊपर ही जाते हैं। हाँ, इसी बात में आना चाहता हूँ। देखिए मैं एक वाकया सुनाऊँ, कोई बड़ा फेमस ये हमारी एक वो है सेइंग है कि आदल शेरवां एक जंगल में जा रहे थे, तो रुके तो उन्होंने उसके मालिक से कहा कि मुझे प्यास लग रही है, कुछ मुझे शरबत पिला दो। तो वो अनार का बाग था, तो उसने एक अनार तोड़ा, निचोड़ा, उसको पिला दिया, गिलास भर गया और पिया, पहला मजा से बैठा हुआ था। उसने सोचा कि यार ये तो बहुत पैसे कमाता होगा, इतना इसको मिल रहा है, एक अनार से पूरा गिलास भर गया है, पूरा वो प्याला भर गया। कैलकुलेशन शुरू कर दी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्यों ना उस पर टैक्स लगाया जाए। अच्छा, अब जब ये उठे चलने लगा, सफर करना था, दोबारा कहा मुझे थोड़ा सा अगर सफर लंबा है एक और पिला दो मुझे। वो दोबारा उठा, जिंदा गया, उसने जाके एक अनार तोड़ा, फिर निचोड़ा, आधा हुआ गिलास, फिर वो दोबारा गया, एक और तोड़ के लाया, दो निचोड़ने के बाद गिलास भरा। अब वो नौशेरवां देख रहा था उसको बड़े गौर से, पूछने लगा पहले तो एक से भर गया था, अब दो से क्यों भर गया है। तो जिम्मेदार बड़े मौतवाना से बोला, कहने लगा हुजूर लगता ये है कि या मेरी नीयत खराब हो गई है या मेरे हाकिम की खराब हो गई है। तो मैं तो पता मेरी नीयत खराब नहीं है, मेरे हाकिम की खराब हो गई है। तो ये नीयतें जो होती हैं ना, ये भी आधा बरकत ले जाती हैं आपके रिज़्क़ से, अच्छा, आपके अमन से, आपकी जिंदगी से। तो जब हम काम करें तो एक नीयत पहले बना लें, हम एक बिलीव कर लें फिर उसके ऊपर कि हमने ये अचीव करना है, एंड फॉर श्योर यू विल अचीव। कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव, मैंने पहले कहा ना, ऐसा है नहीं जिसको आप अचीव न कर सकें, बट इट इज योर थॉट प्रोसेस। अगर आप सोच सकते हो इतना नेगेटिविटी नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा अगेन पॉजिटिव वे में सोचना चाहिए। आप समझते हैं कि इकोनॉमी के हालात पाकिस्तान के कब तक आप क्या फोरकास्ट करेंगे, कब तक सही होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए जो लग रहा है वो नवंबर के बाद कुछ माहौल बेहतर बनता नजर आता है। नवंबर, अक्टूबर नवंबर में लगता है कि ये माहौल कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा और अफरा तफरी खत्म होना शुरू हो जाएगी। आफ्टर 7 months ये लग रहा है, बाकी तो अल्लाह को पता है ना, उससे पहले भी हो सकता है अगर आप अच्छे स्टेप्स ले लेते हैं जिसमें अमन आ जाए। मैंने बात की ना अदल इंसाफ की और अमन की, ये बातें अगर आ जाती हैं। अच्छा, बेबी स्टेप्स तो ले ही रहे हैं ना, देखा जाए तो बड़े अच्छे अच्छे कुछ चीजें जो है वो इंस्टेंटली जो फायदा पहुंचाए वो तो किए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर ग्लोबल सिनेरियो देखा जाए या थोड़ा सा इस चीज के हालात देखे जाए, जैसे इन्फ्लेशन की बात करें, डेट की बात करें, तो वो हमारे हक में नहीं है, हमारे लिए अगेंस्ट जा रही है किसी न किसी तरीके से। परसेप्शन जो होती है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, लोगों के माइंड के ऊपर, लोगों की जात के ऊपर। आपने परसेप्शन वो क्रिएट करनी है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ये अमन आपके लिए आ रहा है। सब हमारी परसेप्शन ठीक नहीं हो पा रही लोगों के आवाम में, उसको हमें हर लेवल पे, सोशल मीडिया पे, अपना नेशनल मीडिया पे, बाकी मीडिया पे, हमें ऐसे स्कॉलर्स लेके आने चाहिए, ऐसे लोग लेके आने चाहिए जो परसेप्शन बना दें कि हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, नेगेटिविटी, हम आपके बेहतरी के लिए जा रहे हैं, और जो भी स्टेप हो रहे हैं वो फिजिकल नजर भी आए। आज अगर किचन किसी का नहीं चल रहा तो उसको जितनी मर्जी कहानियां सुनाते रहो, उसे नहीं समझ आती ना। तो आपने उसके किचन को गर्म रहने देना, वो हॉट रहे और घर में थोड़ा सुकून रहे। जब एक देखिए इन्फ्लेशन इतनी ज्यादा हो गई, ईयर इन ईयर बेसिस पे 48% के करीब पहुंच चुकी है, ये आप क्या समझते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट भी इससे जनरेट हो रही है? इंटरनेशनल फैक्टर ने ये देखें, मैं पहले बात की ना, ग्लोबल इकोनॉमी में चल रहे हैं हम लोग, और हमें इसके अंदर देखना होगा कि हम इससे मैक्सिमम कितना बच सकते हैं। तूफान तो आया हुआ है, कौन से दरवाजे बंद करें कि मिट्टी अंदर कम आए। तो आपने मैक्सिमम अपने एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए, हमारे लोग अच्छे हैं, मैं बताऊं आपको, ये भूख में भी गुजारा कर लेते हैं, सब्र वाले लोग हैं। फिर चूंकि हम मुसलमान हैं, हम खैरात बड़ी करते हैं, सदका बड़ा करते हैं, बाकी लोग भी करते हैं, तो उससे लोगों को पड़ोसी का, दाएं बाएं लोगों का ख्याल हो जाता है। लेकिन ये कब तक चलता है? अब तो अगर लेट से जो खैरात दिया करता था अगर वो भी नहीं दे पा रहा तो फिर क्या होगा? करप्शन बढ़ेगी ना, लूटमार होगी, क्राइम बढ़ेंगे गली मोहल्ले में। सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स कि आप बजाय इसके कि लोगों को फोर्स करें, लोगों को वो एनवायरनमेंट दें कि वो काम करें। लोग पैसा गिन के अंदर ना रखें, बाहर लगाएं, खर्च करें। और यही कुरान बार बार कहता है हमें खर्च करो, उसमें कभी कोई बाउंडिंग नहीं लगाई कि यहाँ खर्च करो यहाँ ना करो, बस यही कहा खर्च करो। फिर हम कहते हैं यहाँ नेक कामों को खर्च करो, ठीक है, लेकिन खर्च तब करेगा बंदा जब उसको मैंने बताया कि 3 फैक्टर मिल जाएंगे, तो उसको पता चले कि हाँ हमारी स्टेबिलिटी है इन तीनों फैक्टर्स के, ये तीनों फैक्टर्स के अंदर। तो इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है, मैं उम्मीद देता हूँ फिर आपको, होप वी शैल होप, वी डू नॉट सेल फियर। तो इंशाअल्लाह ताला जल्दी बहुत ही जल्दी चीजें ठीक हो सकती हैं। हमारे अंदर इतनी एनर्जी है, हम गए गुजरे नहीं है। डॉक्टर साहब ने फरमाया ना, हमारे पास देखिए क्या कमी है, पोटेंशियल बहुत है। देखिए होता क्या है कि यू हैव टू यूज योर एनर्जीज। अपन जिस तरह जो इस्तेमाल करते हैं अपना आप, अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं ना, इस तरह कौमें भी और मुल्क भी अपनी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं। हम उस एनर्जी को, चाहे सोलर है, चाहे विंड है, चाहे हमारा ऑयल है, हमारी अपनी जाती वो है, ह्यूमन बीइंग है,
हमारी सारी एनर्जी को यूज करने के लिए मसले ढूंढने होंगे, हाउ वी कैन यूज दैट। एंड फिर देन जो बात पहले हुई कनेक्टिविटी की, फ्यूचर कनेक्टिविटी का है और कम्युनिकेशन का है। अगर आप इसको इकोनॉमी को कनेक्ट करते हैं दूसरी इकोनॉमी के साथ, एक साइकिल बन जाता है, एक मोमेंटम बन जाता है, उस मोमेंटम से मजीद एनर्जी क्रिएट होती है और फिर दिया जलता है। आपने पहला दिया जलाना है और चलते रहना है, और ये चलेगा कैसे? उम्मीदों से, हौसले के साथ और लोगों को ख्याल रखते हुए। डॉक्टर अयूब साहब से मैं पूछना चाहूंगी, डॉक्टर साहब हमारे पास ऑप्शंस बहुत लेस हो गए हैं अब, या थोड़ा सा अगर हम देखें हमारे पास क्या है, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इन्फ्लेशन बहुत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कैसे कंट्रोल किया जाएगा? क्या अगेन हम पॉलिसी ट्रेंड फिर अपसाइड पे देख रहे हैं, और अगर अपसाइड पे होगा तो बिजनेसेस उससे कैसे हर्ट होंगे? ये पूरी चेन, ये पूरी साइकिल कहाँ जाते हुए दिखाई दे रही है? इन्फ्लेशन हो, अनएम्प्लॉयमेंट हो, पॉवर्टी लेवल बढ़ना हो, जीडीपी ग्रोथ रेट कम है, ये सारी चीजें मर्ज होकर जो इस वक्त पाकिस्तान के सिनेरियो में जाने जा रही हैं, वो है कि हमारी जो डेट सर्विसिंग या डेट पेमेंट का इशू बना हुआ है। $3.7 बिलियन वो तो बन गया, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जो हमारे FBR कलेक्ट कर रहा है ना, टैक्स कलेक्ट कर रहा है, उसका मोर देन 70% सिर्फ डेट में जा रहा है, डोमेस्टिक जो डेट में मोर देन 70%। जितनी आप टैक्स लगाएं कुछ नहीं हासिल हो रहा, डेवलपमेंट के लिए आपके पास कुछ नहीं बच रहा। अब उसमें उसके ज़ाहिर है, इसके लिए फिर बैठ के पॉलिसीज हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज होंगी, मीडियम से लॉन्ग टर्म। वो शॉर्ट टर्म में तो यही है कि आपको वो सेगमेंट सोसाइटी के जो लो इनकम ग्रुप हैं उनको कोई रिलीफ प्रोवाइड करना होगा, शॉर्ट टर्म तो यही होता है। अच्छा, गवर्नमेंट की जानिब से आज एक ये न्यूज़ भी आई है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में उनकी थोड़ी सी एक वो फर्टिलाइजर के ऊपर, सीड्स के ऊपर इस पे तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि अभी भी वीट की भी बम्पर सेक्टर पे आना होगा। गवर्नमेंट आ भी गई है, हम धीरे धीरे इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, दूसरे प्रोग्राम है, उनका साइज इनहांस किया गया है। शॉर्ट टर्म तो यही मैयर होता है, लॉन्ग टर्म ये हल नहीं होता ये, लेकिन शॉर्ट टर्म में रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। दूसरा ये कि एक बात बड़ी अहम है जो साइकोलॉजी के हिसाब से, हिस्ट्री देखें किसी भी नेशन की, विल पावर क्रिएट करनी पड़ती है, मीडिया हाइप ना करे, शोर ना मचाए, नेगेटिविटी क्रिएट ना करे, बहुत ज्यादा जो कर रहे हैं जो अनफॉर्चुनेटली आप कोई देख लें। यूएस रेवोल्यूशन है, यूएस आपने नंबर 1 पावर बन गया इकोनॉमी की, पहले मार्टिन लूथर आया, लोगों के जहन चेंज किया, आजादी की बात की। सोवियत यूनियन इतना बड़ा एम्पायर था, उससे पहले तो एक थ्योरी आई थी ना, मार्क्स थ्योरी आई थी, लोगों का जहन चेंज हुआ था। हम बात करते हैं बार बार एक लफ्ज यूज करते हैं शायद नशात-ए-सानिया, मुसलमानों का जो अच्छा दौर था, ओल्ड एज, प्रीवियस एज। उस एज में क्या हुआ था, उससे पहले तो लोगों की जहन साजी हुई थी ना, लोगों के माइंड चेंज हुए थे, तो आप पूरी वर्ल्ड के नंबर 1 इकोनॉमी बन गए थे। इवन ग्रीक फिलोसफर जो थे, अलेक्जेंडर द ग्रेट बात की बात है, उससे पहले ग्रीक फिलोसफर्स आए थे। माइंड सेट जब तक सोसाइटी चेंज नहीं होगा मैक्रो लेवल पे, लोग जब तक आप इकोनॉमी की डेवलपमेंट की तरफ भी नहीं आ सकते। तो कैसे माइंडसेट चेंज किया जाए जो आप डेली बेसिस पे मैनुअली पुट कर रहे हैं उनके दिमाग में? वेरी अनफॉर्चुनेट है कि ये मीडिया इसमें जो रोल प्ले कर रहा है वो उसको चेंज बिल्कुल होना होगा। हम पॉजिटिव चीजें तो बता ही नहीं रहे ना, प्रॉब्लम क्या है वो भी नहीं बता रहे। हम अगर प्रॉब्लम इकोनॉमी की प्रॉब्लम के नाम पे कोई मैं देख रहा हूँ अक्सर चैनल्स पे जो प्रोग्राम हो रहे हैं जिसमें इकोनॉमी की बात नहीं हो रही, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं किया था, यही स्टेप लिया था, तो फलां पार्टी ने ये स्टेप लिया था, गलत लिया था, यही स्टेप अगर इस पार्टी ने लिया है तो सही लिया है, स्टेप एक ही है। तो ये क्यों नहीं बात हो रही कि पॉलिसी या जो भी स्टेप्स हैं वो पाकिस्तान के लिए कितना फेवर में रहे, उससे फायदे क्या हुए? अनफॉर्चुनेटली पॉलिसी डिबेट नहीं हो रही, वो इकोनॉमी डिबेट कहते हैं, लेकिन वो पॉलिटिकल डिबेट भी उसको मैं स्टैंडर्ड में नहीं कहूंगा कि वो जो स्टेट्समैन की स्पिरिट होती है उसमें नहीं। अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? अगेन मैंने कहा कि ऑप्शंस हमारे पास कम है, क्राइसिस हमारे पास आ चुके हैं, क्रिटिक्स हमें मिल रहा है डेली, और कॉम जो है वो एक थोड़ा सा उसको भी एक करने की जरूरत है। तो एज अ नेशन या एज अ जो हमारे पास लोग हैं, जो यंगस्टर्स हैं, उनके लिए पोटेंशियल के लिए ऑप्शंस क्या क्या मौजूद? देखिए, पहला फोकस जो हमें करना होगा ना, सीरियसनेस जो चाहिए वो ये कि हम इकोनॉमिक प्लानिंग पे आ जाएं, पॉलिसीज प्लानिंग पे आ जाएं, और फॉरगेट इट कि अपोनेंट क्या कह रहा है, नारेबाजी, स्लोगन्स क्या हैं, उसको छोड़ दें, सीधे से एक प्लान बनाएं। और उस प्लान में अभी गवर्नमेंट भी अंडरस्टैंड कर रही है, सब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि किस तरह से हम जो डेट्स है उसको किस तरह से रेशेड्यूल या उसको उससे कम कर सकते हैं, मिटिगेट कर सकते हैं, ताकि हमें फंड मिले दूसरी चीज़ों के लिए। और जो मैंने अभी शुरू में बताया था कि जो डेवलपमेंट, वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है कि एक वक्त था जब थर्ड जंग का दौर कहलाता था, तो जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होते थे ना, वो जो छोटी कंट्रीज होती थी वो किसी एक ना एक पावर के साथ अटैच होती थी, वो ग्रांट मिलती रहती थी, पैसे मिलते रहते थे, डेवलपमेंट होती रहती थी, वो जमाना खत्म हो गया। अब तो डेवलपमेंट खुद कर रही है, और मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट कर रहा होता है। वो एक अपॉर्चुनिटी, एक
पैदा हो गई है CPEC की शक्ल में, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसी से होंगे, बेपनाह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उसी से अटैच्ड हैं। Exactly. उसमें हमें इन्वेस्टर्स को आगे लाना है और उसके लिए यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। अवेयरनेस ये लेजिस्लेशन हो चुकी है। मैं आप देखें 2 लेजिस्लेशन है, एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक्ट बन चुका है, उससे पहले फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट बन चुका है। ये लेजिस्लेशन हो चुकी है माजी में। अगर उन दोनों को इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ये सारे जो प्रॉब्लम है ना, डेट से लेकर के डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन की कमी है, आप समझते हैं यही फुकदान है और इस पे आगे आना चाहिए। डॉक्टर अल्ताफ साहब, ये आप ये बताइए कि एक डॉक्टर साहब ने जो कहा उसको भी ऐड ऑन कीजिए। दूसरा ये कि आने वाले दिनों के लिए ऑप्शंस, मैं अगेन आपसे भी यही पूछना चाहूंगी अबाउट इट। पहले तो मैं बात करूँगा जो डॉक्टर साहब ने अच्छी बात की, अभी MBA में पढ़ते रहे हम लोग, यही कुछ मसला ये है कि माइंड सेट कैसे बनते हैं और माइंड सेट हम कैसे चेंज कर सकते हैं किसी को अपना, ये न्यूरोकेमिस्ट्री है क्या। देखिए, जब हम लोग आज से 100 ईयर्स बैक चले जाए ना, जब हम लोग स्लेवरी से लेबर की तरफ आए तो सरमायादार नहीं चाह रहा था कि मुझे पेमेंट करनी पड़े मजदूर को, लेबर को। अच्छा, दे वांटेड लेबर ऑफ देयर ओन चॉइस। सो उन्होंने जो हमारे लिए सिलेबस तैयार करवाए वो टिपिकल इस तरह बनाया गया कि हम आउट ऑफ बॉक्स जाएंगे। लेट्स से हमें सिखाया गया A फॉर एप्पल। अगर आप A फॉर एप्पल और लफ्ज लेके आ जाए तो आपको नंबर नहीं मिलता, फेल हो जाते हैं। तो पहले जो 12 साल बच्चे के होते हैं एजुकेशन के, उसकी उम्र के, वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं उसका माइंड सेट बनाने के लिए। तो आप उसको उस बॉक्स से बाहर आने ही नहीं थे, वो उससे बस सोचता ही नहीं है। तो जो लिखा हुआ है उसकी बुक में उसने वही पढ़ना है, वही सीखना है। जब वो बड़ा होता है तो वो ऑफिसर कम बनता है, लेबर में रह जाता है, बिकॉज आउट ऑफ बॉक्स जाता ही नहीं। तो हमें पहले तो ये अभी अपने जो सिलेबस है उसमें देखना है कि हम बच्चों को वो जो एक उनकी एज है वहाँ से ग्रो किया जाए बच्चों को। एग्जैक्टली हम काफी डिस्कस कर चुके हैं प्रोग्राम में कि हमें एक एंटरप्रेन्योरशिप का एक सब्जेक्ट कंपल्सरी सेकेंडरी सेक्शन में रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इस हमारे अखलाकियात में सबसे बड़ी जो बुराई है वो झूठ है। झूठ है, राइट। तो हमारा तो कल्चर का हिस्सा बन गया है, हम इसको नहीं छोड़ पा रहे। तो जब तक ये 2 चीजें नहीं होंगी, आप ये भूल जाएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, फिर तो यही होगा ना, तज़ब्ज़ुब रहेगा, बदअमनी रहेगी, उसमें चलते रहेंगे। मैं अगर आपको याद करूँगा क्या कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुनिया में बड़ा बुत तोड़े और बड़ी तौहीद की बात की, लेकिन जो ही मक्का मुकर्रमा में उनको शहर मिल गया, उनको मुल्क मिल गया, उनको रियासत मिल गई, उन्होंने फौरन एक दुआ मांगी। सूरह बकरा में जो आती है तर्जुमा से ये बनता है कि या अल्लाह इस शहर को अमन का गवारा बना दे, यहाँ रिज़्क़ अता कर और लोगों को खुले फल अता कर। यानी अमन पहले बात की, अब कोई तौहीद की बात नहीं हो रही, यहाँ पर यहाँ अमन की बात हो रही है। अमन आएगा तो लोगों को रिज़्क़ मिलेगा और हर तरह के फल मिलेंगे, अल्लाह ताला ने वादा किया। दूसरा, आपको भी गौर करें खाना काबा के ऊपर, तो दोनों दरवाजे हैं, 2 पार्ट हैं दरवाजे उसके, तो उसके जो दाएं वाला उस पर लिखा हुआ सूरह कुरैश में लिखी हुई है, जो बाएं वाला उस पर सूरह इखलास लिखी हुई है। अब इखलास मीन्स के अल्लाह ताला की तौहीद का जिक्र है। और दूसरी पे क्या है, आखिरी जो आयात है वो हमें क्या सिखाती है कि अल्लाह जी अताउन अमन खौफ, कि ना तुम्हें खौफ होगा और ना तुम्हें रिज़्क़ की फिक्र होगी, कि मेरा काम है तुम्हें देना। तो हमें ये बिलीव करना है कि खौफ, फिर की बात मैंने की ना, ये अल्लाह की तरफ से आता है और रिज़्क़ उस तरफ से आता है, वही इज्जत देने वाला है हमें कौमों में, मुल्कों में। वी हैव टू बिलीव दैट। माइंड सेट हमारा जब ये बनेगा, हम अच्छी इकोनॉमी सोचेंगे, लोगों की बेहतरी का सोचेंगे, बिकॉज रिस्क देने से आता है, बांटने से आता है, इकट्ठा करने से नहीं आता। ये डर का कारोबार जो आपने कहा है कि वो नहीं होना चाहिए। तो हमें वी हैव टू लर्न हाउ टू गिव। देंगे किसी को इकोनॉमी में, लोग माल दौलत शुक्रिया अदा करेंगे, शुक्र अदा करने वाले को और मिलता है, हम ना शुक्रिया होते जा रहे हैं। जिसमें पाकिस्तान जब शुरू में था क्या था हमारे पास, मुझे पता, मैं गाँव का रहने वाला हूँ, हमारे पास तो पूरे कपड़े भी नहीं होते थे। आज बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिर रहे हैं हम। आज हम बात में कर रहे थे कभी हम तो जैसे मुल्क ने दिया ना, हम पसीने में चलते थे, यहाँ पर पसीने निकलते थे, अब ऐसी आ गए हैं, अब हमारा माहौल और चेंज हो गया है। सो इतना ज्यादा हमने डेवलप किया, वो भी तो नजर रखें, शुक्र अदा करें अल्लाह का कि हम कहाँ से कहाँ पर आ गए हैं। यू आर एटॉमिक पावर, यू हैव द बिगेस्ट आर्मी, वन ऑफ द बिगेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। सो इकोनॉमी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम मेरा लिए खर्च करो। वैसे भी थोड़ा सा अगर इंडिया से कंपैरिजन करते हैं डॉक्टर साहब, यकीनन आप दोनों ही एग्री करेंगे कि अक्सर हम बोलते हैं कि वहाँ की जो इकोनॉमी या उनके रिजर्व्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। पाकिस्तान स्ट्रगल कर रहा है। आप समझते हैं कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ था तो वो तो इंडस्ट्रीज वगैरह उनकी तो लगी नहीं थी, हम तो स्टार्ट से हमने बिल्कुल ही इनिशियल। 2 चीजें बड़ी हैं, हमें सब कुछ बना बनाया मिल गया था, यहाँ बनाया गया था। उसके बावजूद 1947 से लेकर 1991 तक पाकिस्तान का GDP ग्रोथ रेट उससे ज्यादा था,
हमारी पर कैपिटा इनकम उनसे ज्यादा थी, ग्रोथ रेट भी ज्यादा था, पॉवर्टी लेवल उनसे कम था। ये सारी चेंज जो आई है 91 के बाद आई है। और 91 में क्या हुआ था वर्ल्ड सिनेरियो में, मेरे ख्याल से मुझे ज्यादा जानते हैं कि वर्ल्ड में कौन कौन सी जंगें शुरू हुई थी हमारे दरवाजे पे, और फिर किस तरह से अनसर्टेनिटी क्रिएट की गई, लॉ एंड ऑर्डर स्केच बनाया गया, पूरा कैनवस तैयार किया गया कि कैसे हर्ट करना है। टेररिज्म स्नैचिंग से लेकर के ये जितने बम ब्लास्टिंग तक हुआ है, ये 91 के बाद का सिनेरियो है ना पाकिस्तान में। 1991 तक हमारी पर कैपिटा इनकम भी ज्यादा थी, पॉवर्टी लेवल कम था, और ग्रोथ रेट जीडीपी का उनसे ज्यादा था, हमेशा ज्यादा आता रहा, एवरेज निकालें। और ये मतलब है, इस पर बहरहाल अब मैं वो बात मेंशन नहीं करना चाहता, लोग तंजिया तौर पे इंडियन इकोनॉमी का जिक्र किया करते हैं। जी, इसमें वही बात मैं ऐड करूंगा, क्योंकि पहले बात हो रही थी वॉर इकोनॉमी की। असल में 91 के बाद हमारे पास वॉर इकोनॉमी की बात चल पड़ी, वॉर जोन में हम लोग आ गए, और हम एक चस्का पड़ गया कि बाहर से डॉलर आते हैं, उनको इस्तेमाल करो और अपने की सूरत में आते थे, बाहर हमारे पास सपोर्ट मिलती थी ना, डॉलर बाहर से आते थे। तो हम एक ऐसी आदत पड़ गई, एक तो हमें पहले वो बात की ना कि छोटे लेवल पे आउट ऑफ बॉक्स सोचने की हिम्मत नहीं हमारे अंदर, उतना थॉट प्रोसेस नहीं है, और ऊपर लेवल पे हमें वो इजी मनी आनी शुरू हो गई, मुख्तलिफ कंट्री से डॉलर आना शुरू हो गए। तो वो जो एक हमारी इकोनॉमी का एक जो डायरेक्शन थी वो चेंज हो गई। तो हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री को वो डेवलप नहीं किया जो करना चाहिए था। चलें तो फिर वहीं से शुरू करते हैं ना डॉक्टर साहब, 91 के बाद से शुरू किया जाए। क्या ही अच्छा हो कि जो हमारी पहले एक्सरसाइजेस थी उन्हीं एक्सरसाइजेस को रिपीट किया जाए। दो कंडीशन है, एक तो ये कि जो कुव्वतें पाकिस्तान का अमन खराब करना चाह रही है 91 के बाद, हमें यही हुआ था ना सिक्योरिटी कंडीशन, एक उस पर फोकस करना होगा। दूसरा ये चीज मैं समझता हूँ लोगों में अवेयरनेस डालनी होगी कि 1947 में इंडिया में ऑलरेडी इंडस्ट्रियलाइज कंट्री था, उसके बावजूद ग्रोथ रेट हमारा ज्यादा था, पर कैपिटा इनकम हमारी ज्यादा थी। और फिर ये कहना कि ढाका फॉल के बाद हमारा डिक्लाइन आया, ढाका फॉल तो 71 में हो गया था, 91 तक हम फिर भी ग्रोथ रेट हमारा ज्यादा रहा। अच्छा डॉक्टर साहब, बिल्कुल वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। एक जाते जाते सवाल जो हमारे पास, ईरान की जो मार्केट है वो डीजल मार्केट को पाकिस्तानी कैच कर रही है, आगे जाके से क्या सर्कमस्टेंसेस बन सकते हैं? देखिए, ईरान से मैं समझता हूँ कि हमें कोऑपरेशन में जाना है आगे भी। कैप्चर करने का सेंस ये है कि बेसिकली हमारा उनको कोई कंपटीशन नहीं है, हमें हर वो चीज उनसे लेनी चाहिए जो हमारी इकोनॉमी के लिए बेहतर हो। खुद उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है ना, उनका भी अगर आप सुने तो वो कहते हैं हमें खुद नुकसान है स्पेंडिंग और इन चीजों से। चलिए, हमें तो फिर एक अलग एक डिबेट चाहिए सर जाते जाते कंक्लूडिव। जी, मैं कहूँगा मैं वहाँ पर ड्यूटी भी की है 2000 में। बेसिकली उससे पहले तो लोग खाते भी वहाँ से थे, पानी वहाँ से आता था, फूड वहाँ से आता था, ईटेबल वहाँ से आती थी। अब तो चीजें बेहतर हो, बहुत माहौल हो गया है, हमें इसको लीगलाइज करना चाहिए, इसको यूज करना चाहिए। दैट इज आवर नेबर। देखिए, नेबर का एक और अलग तलक होता है, तो वो चेंज नहीं हो सकता, हमें उसको यूज करना चाहिए। दैट इज आल्सो एनर्जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर मेहर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। आज के दिन हमने डिस्कशन की जिसमें ज्यादातर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, सोल्यूशन के हवाले से, सजेशंस के हवाले से हमने डिस्कस किया, और साथ साथ वो पॉइंट्स, वो एक्सरसाइजेज जो हम पास्ट में अडॉप्ट की हमने और पाकिस्तान के लिए बड़ी विन विन सिचुएशन जो है वो पैदा हुई थी, अभी भी वो अडॉप्ट करने की जरूरत है। दैट्स इट। इसी नोट पर प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।